आदमी ये देखकर हैरान रह गया कि क्लास बंक करने वाला स्टूडेंट उसकी कार से भी तेज दौड़ रहा था। इस समय कार की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, फिर भी वो बस पीछे धूल फांक रहा था। वो सच में ये जानने को बेताब था कि ये लड़का आखिर कितना तेज दौड़ सकता है, इसलिए उसने स्पीड बढ़ाई और उसका पीछा किया। लेकिन लड़के ने उसे देख लिया। अगर ऐसा है तो तुम 1 घंटे में 12 किलोमीटर दौड़ सकते हो, यानी 5 मिनट में 1 किलोमीटर, इसलिए तुम हमेशा इतना तेज दौड़ते हो। मेरे पास कार नहीं है। सही कहा ना? जाहिर है थॉमस नाम के इस लड़के को नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। हालांकि सिर्फ वही नहीं, जल्द ही व्हाइट को पता चला कि क्लास के कुछ और स्टूडेंट्स भी ऐसे ही हैं। उसने ध्यान दिया कि इन सभी स्टूडेंट्स में एक बात कॉमन है और वो ये कि वे लगभग हर दिन दौड़कर स्कूल आते हैं। लंबे समय तक दौड़ने से उनकी स्टैमिना और ताकत आम लोगों से कहीं ज्यादा हो गई थी। ये तो एकदम पैदाइशी रनर है। इसलिए व्हाइट के दिमाग में एक गजब का आइडिया आया। वो स्कूल के प्रिंसिपल के पास गया और एक क्रॉस कंट्री रेसिंग टीम बनाने की बात कही, क्योंकि उसने पिछले साल के स्टेट लेवल के नतीजे चेक किए थे। इन स्टूडेंट्स की स्पीड से वे पूरे स्टेट में टॉपर आ सकते हैं, और वो भी तब जब उनके पास ढंग के जूते तक नहीं है। अगर वे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स गियर पहन ले तो वे चैंपियन भी बन सकते हैं। लेकिन प्रिंसिपल को ये बात कुछ जमी नहीं, क्योंकि क्रॉस कंट्री टीम अक्सर अमीर स्कूलों में होती है। उन जैसे छोटे और गरीब गांव में इसका कोई स्कोप नहीं था। ये कैलिफोर्निया अमेरिका का मैकफार्लैंड है, जो सबसे गरीब किसानी वाला शहर है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग मैक्सिकन खेत मजदूर परिवार से हैं। यहाँ के बच्चे रोज सुबह उठकर खेतों में जाने वाले पिकअप ट्रक में बैठ जाते हैं। वे सुबह अपने माता पिता के साथ फसल तोड़ने का काम करते हैं और फिर दौड़कर स्कूल जाते हैं। स्कूल के बाद वे वापस खेतों में जाकर काम करते हैं। बस यही उनका रोज का रूटीन है। अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो वे जिंदगी भर खेतों में काम करने वाली मशीन बनकर रह जाएंगे। किसी को यकीन नहीं था कि उनकी जिंदगी में कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उन्हें कोच व्हाइट मिल गए। व्हाइट ने उनका दौड़ने का शानदार टैलेंट देखा। ये रोज खेतों के बीच आने जाने से बना हुआ स्टैमिना था। ये गरीबी से मिली फौलादी हिम्मत थी। उन्हें एक अलग और बेहतर भविष्य देने के लिए व्हाइट फिर से प्रिंसिपल के पास गया। उसने मैकफार्लैंड की एक लोकल पॉलिसी रिपोर्ट निकाली। कुछ साल पहले ही कैलिफोर्निया एजुकेशन बोर्ड ने 6 नए खेलों को मंजूरी दी थी और स्पोर्ट्स गियर खरीदने के लिए अच्छा खासा फंड भी दिया था, और इसमें क्रॉस कंट्री टीम भी शामिल थी। यानी उन्हें पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। प्रिंसिपल की परमिशन मिलने के बाद व्हाइट ने ऑफिशियली अपनी क्रॉस कंट्री टीम बनानी शुरू कर दी। लेकिन जल्द ही उसे एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ा। भले ही इन स्टूडेंट्स में स्पोर्ट्स का गजब टैलेंट था, लेकिन उन्हें दौड़ने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उन सभी के पास अपने खुद के काम थे। कुछ को पैसे कमाने के लिए काम करना था, तो कुछ को खेतों में अपने माता पिता की मदद करनी थी। एक पूरा चक्कर लगाने के बाद भी उसे एक भी लड़का नहीं मिला। लेकिन एक एक्सपीरियंस कोच होने के नाते व्हाइट इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। जल्द ही उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने देखा कि एक स्टूडेंट वेंडिंग मशीन के पास चुपके से मशीन में फंसी चिल्लर निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी एक दूसरे टीचर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ये देखकर व्हाइट तुरंत उसे बचाने के लिए आगे आया। व्हाइट का इतना बड़ा एहसान होने के कारण वो भी उसकी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सका और इस तरह क्रॉस कंट्री टीम का पहला मेंबर बन गया। ठीक उसी समय वो सबसे बेहतरीन रनर थॉमस अपनी बहन की बात पर किसी से लड़ पड़ा। इसलिए व्हाइट ने फिर से वही तरकीब अपनाई और स्कूल की तरफ से थॉमस की परेशानी सुलझा दी। व्हाइट की गारंटी पर ही थॉमस स्कूल की सजा से बच गया और इस तरह क्रॉस कंट्री टीम को एक और दमदार मेंबर मिल गया। व्हाइट ने इसी तरीके का इस्तेमाल करके एक के बाद एक इन प्रॉब्लम वाले स्टूडेंट्स को टीम में शामिल कर लिया। इस तरह 7 लोगों की क्रॉस कंट्री टीम आखिरकार पूरी हो गई। और क्रॉस कंट्री रेस में हिस्सा लेने के लिए कम से कम इतने ही लोगों की जरूरत होती है। लेकिन टीम बनते ही आपस में झगड़े शुरू हो गए, क्योंकि टीम में एक गोलू मोलू सा लड़का भी था। उन्हें लगा कि डैनी नाम का ये गोल मटोल लड़का उनका काम खराब कर देगा। लेकिन व्हाइट को लगा कि डैनी असल में उनकी ताकत है, क्योंकि अगर डैनी टीम में नहीं होता तो उसके दोनों भाई भी कभी क्रॉस कंट्री टीम में शामिल नहीं होते और तब उनके पास टीम के लिए पूरे लोग ही नहीं होते। उस दिन से मैकफार्लैंड की सड़कों पर एक अनोखा नजारा दिखने लगा। एक व्हाइट कोच 7 लैटिन लड़कों को लेकर चिलचिलाती धूप में बिना थके दौड़ता था। हर ट्रेनिंग में व्हाइट उनके साथ दौड़ने की कोशिश करता, लेकिन अक्सर आधा रास्ता भी पार नहीं कर पाता और उसकी सांस फूलने लगती थी। लेकिन ये बच्चे एकदम जबरदस्त थे। उनका स्टैमिना सोच से भी परे था। यहाँ तक कि सबसे पीछे दौड़ने वाला डैनी भी कम नहीं था। भले ही वो हमेशा टीम से काफी पीछे छूट जाता था, लेकिन हर ट्रेनिंग में वो पूरा दौड़ता था। ये उसी तरह था जैसे उसने इस टीम को अपनी अहमियत दी थी। ये टीम सिर्फ उसके होने की वजह से ही पूरी हो पाई थी। एक बार व्हाइट किराने की दुकान के बाहर थक कर गिर पड़ा। तभी एक अजनबी दुकानदार ने उसे चुपचाप कोका कोला की एक बोतल दी। ये उसे फ्री में दी गई थी। उनकी मेहनत पूरा शहर देख रहा था। वे भी जानते थे कि शहर से आया ये व्हाइट टीचर सच में इन बच्चों की मदद करना चाहता है। जल्द ही व्हाइट का ध्यान गया कि इन बच्चों के पैरों में एकदम फटे पुराने जूते हैं। कुछ के जूते तो आगे से फट भी गए थे। ये देखकर व्हाइट का दिल पसीज गया, क्योंकि वो जानता था कि उनके पास बस यही एक जोड़ी जूते थे। आधे महीने बाद टीम का पहला ऑफिशियल मैच था। व्हाइट ने अपनी जेब से पैसे लगाकर हर खिलाड़ी के लिए नए रनिंग शूज और एक जैसी टीम यूनिफॉर्म खरीदी। जब बच्चों ने नए गियर पकड़े तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। लेकिन जब वे स्टेडियम पहुंचे तब उन्हें समझ आया कि हकीकत कितनी कड़वी है। उनके सामने 3 बहुत ही अमीर प्राइवेट हाई स्कूलों की टीमें थी। वे अमीर बच्चे बढ़िया गियर पहने हुए थे और काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। जब उन्होंने मैकफार्लैंड टीम को देखा तो वे अपनी आंखों में उनकी बेइज्जती नहीं छिपा सके। क्रॉस कंट्री रेस का रूल पॉइंट्स पर चलता था। पहले को 1 पॉइंट, दूसरे को 2 पॉइंट और ऐसे ही आगे। अंत में जिस टीम का स्कोर सबसे कम होगा वो जीत जाएगी। स्टार्टिंग गन की आवाज के साथ ही सभी खिलाड़ी तीर की तरह आगे निकल गए। थॉमस सच में टीम में सबसे तेज था और शुरू में ही वह टॉप 3 में पहुंच गया। बाकी खिलाड़ी भी उसके पीछे थे। शुरुआत बहुत बढ़िया लग रही थी, लेकिन रेस आधी ही पूरी हुई थी कि थॉमस एक बड़ी मुश्किल में फंस गया। नदी के किनारे एक संकरे मोड़ पर प्राइवेट स्कूल के 2 खिलाड़ियों ने जानबूझकर थॉमस का
रास्ता रोक लिया ताकि वो आगे न निकल पाए। जीतने की जल्दी में थॉमस ने जबरदस्ती उन्हें धक्का दिया और पहले नंबर पर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी ट्रैक के आगे अचानक से एक बहुत ही खड़ी चढ़ाई आ गई। उन्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इससे पहले उन्होंने कभी पहाड़ों पर ट्रेनिंग नहीं ली थी। इस अचानक आई चुनौती को देखकर पूरी टीम एकदम से घबरा गई। थॉमस की स्पीड भी काफी कम हो गई और पीछे से आने वाले खिलाड़ियों ने उसे एक एक करके पीछे छोड़ दिया। बाकी खिलाड़ियों की हालत और भी खराब थी, लगभग सभी सबसे पीछे रह गए थे। अब तक इस रेस में कोई सस्पेंस नहीं बचा था। जब रेफरी ने फाइनल रिजल्ट बताया तो मैकफार्लेन टीम पूरी रेस में अकेली ऐसी टीम थी जिसका टोटल स्कोर 100 से भी ऊपर था। इसे एक भयानक हार कह सकते हैं। वे अमीर बच्चे और भी ज्यादा घमंडी हो गए और उन्होंने खूब मजाक उड़ाया। स्कूल वापस जाते समय गाड़ी में सब एकदम उदास थे, मानो हवा में भी भारीपन हो। शीशे में बच्चों के उदास चेहरों को देखकर व्हाइट ने अपनी तरफ से सारी जिम्मेदारी ले ली। हालांकि व्हाइट ने हार की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी, लेकिन घर लौटने के बाद उसने अपनी पत्नी को अपने दिल की बात बताई। दरअसल व्हाइट कभी एक महंगे स्कूल का मशहूर फुटबॉल कोच हुआ करता था, लेकिन उसके सिखाने का तरीका बहुत सख्त था, इसलिए पेरेंट्स हमेशा उसकी शिकायत करते थे। बाद में उसने गलती से एक शैतान बच्चे को चोट पहुंचा दी थी, जिससे स्कूल ने उसे तुरंत निकाल दिया था। उसके बाद सभी बड़े स्कूलों ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। मैकफार्लेन आना तो बस उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। रेसिंग टीम बनाना भी बड़े शहर में वापस जाने का बस एक जरिया था, लेकिन अब पहले ही मैच में बुरी तरह हारने से उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट चुका था। फिर भी अगले दिन व्हाइट ने हिम्मत जुटाई और स्टूडेंट्स को एक ऐसी जगह ले गया जहां चारों तरफ मिट्टी के ढेर थे। ये छोटे बड़े ढेर असल में बादाम के छिलकों का पहाड़ थे। ये वही छिलके थे जिन्हें ये बच्चे और उनके माता पिता दिन रात तोड़कर तैयार करते थे। मैकफार्लेन में कोई पहाड़ नहीं था, इसलिए उन्हें बादाम के इन ढेरों से ही काम चलाना पड़ा। व्हाइट ने उन्हें बार बार इन छिलकों के ढेरों पर दौड़ने को कहा ताकि वे असली पहाड़ों पर दौड़ने की प्रैक्टिस कर सके। जल्द ही उन्होंने एक चक्कर पूरा कर लिया, लेकिन व्हाइट ने उन्हें दौड़ते रहने को कहा। इस तरह चिलचिलाती धूप में खिलाड़ी बार बार पहाड़ चढ़ने और उतरने की प्रैक्टिस करते रहे। उनके कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे। आखिरकार ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन थॉमस का जो गुस्सा लंबे समय से दबा हुआ था वो अचानक फूट पड़ा। थॉमस की ये बातें सिर्फ हार की वजह से खुद पर शक नहीं था, बल्कि असली जिंदगी की मजबूरी का समझौता था। शायद खेत मजदूर बनना ही उसकी जिंदगी की किस्मत थी। आखिरकार थॉमस ने क्रॉस कंट्री टीम छोड़ने का फैसला किया। इससे व्हाइट को बहुत बड़ा झटका लगा। जब वो उदास होकर घर लौटा तब उसे अचानक याद आया कि आज उसकी बेटी का 15वां जन्मदिन है, लेकिन वह केक लाने की बात तो पूरी तरह भूल ही गया था। इस वजह से उसकी बेटी उससे पूरी रात नाराज रही। काम और परिवार दोनों जगह की परेशानियों से व्हाइट का मूड एकदम खराब हो गया था। वो कार से बाहर ताजा हवा खाने निकला था, लेकिन अचानक उसने देखा कि पुल पर थॉमस बैठा हुआ है। उसे तुरंत लगा कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। जब वो धीरे से थॉमस के पास गया तो उसने देखा कि थॉमस के चेहरे पर चोट के निशान थे। दरअसल टीम छोड़ने के बाद जैसे ही थॉमस घर पहुंचा उसने अपने माता पिता को झगड़ते सुना। बाद में उसे पता चला कि उसकी बहन प्रेग्नेंट हो गई है। इससे उनके गरीब परिवार की मुसीबतें और बढ़ गई। गुस्से में उसके पिता अपना आपा खो बैठे और दीवार पर बार बार मुक्के मारने लगे। थॉमस अपने पिता के हाथों को चोट लगने से बचाने के लिए बीच में आ गया, लेकिन गलती से उसे ही चोट लग गई। थॉमस की बात सुनकर व्हाइट ने कहा, जानते हो मैं यहाँ क्यों हूँ? क्योंकि मुझे अपनी बेटी का बर्थडे केक खरीदना था। ऐसा ही हुआ है। हालांकि दोनों की जिंदगी की परेशानियां एक जैसी नहीं थी, लेकिन इससे दोनों के बीच की दूरियां कम हो गई। व्हाइट जानता था कि थॉमस अपनी जान देना चाहता है, इसलिए उसने थॉमस को इसके नतीजे समझाए। अगर वो इस पुल से कूद गया तो बहुत मुमकिन है कि वो नहीं मरेगा, क्योंकि ये पुल बहुत ऊंचा नहीं है। अगर वो नहीं मरा तो शायद जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा। वो न सिर्फ कभी दौड़ नहीं पाएगा, बल्कि अपने परिवार पर एक और बड़ा बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर वो रेस में हिस्सा लेता रहा तो शायद वो खुद की और परिवार की किस्मत भी बदल दे। ये वो काम है जो उसे सबसे अच्छा आता है और शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी मौका हो। व्हाइट के इतना समझाने के बाद उसने एक निराश नौजवान की जान बचा ली। आखिरकार थॉमस क्रॉस कंट्री टीम में वापस आने के लिए मान गया और उस दिन के बाद से व्हाइट भी पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि उसे एक बात समझ आ गई थी कि ये क्रॉस कंट्री टीम सिर्फ बड़े शहर में वापस जाने का मौका नहीं है, बल्कि इस पर 7 गरीब परिवारों के भविष्य की उम्मीद टिकी है। इसलिए अब वो अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगाने लगा कि रेस कैसे जीती जाए। वो रात भर प्रोफेशनल मैचों के वीडियो देखता और उनसे नई टेक्निक सीखकर अगले दिन की ट्रेनिंग में खिलाड़ियों को सब कुछ सिखाता। जल्द ही उनका दूसरा मैच आ गया। इस बार उनकी टक्कर स्टेट की टॉप 3 टीमों में से एक से थी। ये मैच हमारे और उनके बीच का कड़ा मुकाबला है। क्लोविस और मैकफार्लेन वे बहुत ताकतवर हैं और बहुत अमीर भी हैं। उन्हें लगता है कि हम बेवकूफ टीम है। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। हम कहाँ से हैं? मैकफार्लेन। इस बार वे अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे थे। स्कूल के मैदान से शुरू होकर जेल की ऊंची दीवारों को पार करते हुए इन जाने पहचाने खेतों से गुजरना था। थॉमस ने व्हाइट की टेक्निक को बहुत अच्छे से फॉलो किया। पहले 3 किलोमीटर तक वो टॉप 3 में बना रहा और आखिरी मीटर में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस वक्त वह किसी बिजली की तरह दौड़ रहा था। उसके हर दिन की ट्रेनिंग बस इसी पल के लिए थी। आखिरकार उसने सभी को पीछे छोड़ दिया और पहले नंबर पर फिनिश लाइन पार की। बाकी खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी, यहाँ तक कि जिस गोलमटोल डैनी का मजाक उड़ाया जाता था, वो भी अब विरोधी टीम के आखिरी खिलाड़ी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ रहा था। दोनों ने एक साथ फिनिश लाइन पार की और अंत में मैकफार्लेन ने सिर्फ 1 पॉइंट के मामूली अंतर से ये अविश्वसनीय जीत हासिल कर ली। इस पल से वे अब किसी पिछड़े गांव के गवार बच्चे नहीं रह गए थे, बल्कि मैकफार्लेन नाम की एक शानदार क्रॉस कंट्री टीम बन गए थे। हालांकि उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। अचानक एक और बुरी खबर आई। डैनी और उसके दोनों भाइयों को उनके माता पिता के दबाव के कारण क्रॉस कंट्री टीम छोड़नी पड़ी। ये पता लगाने के लिए कि आखिर माजरा क्या है, व्हाइट डैनी और उसके भाइयों के घर पहुंचा, लेकिन वहां डैनी की मां ने उसे रात के खाने के लिए रोक लिया। 1 दर्जन से ज्यादा लोग उस छोटे से घर में ठूंसे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने व्हाइट की खातिरदारी के लिए अपना सबसे अच्छा खाना परोसा। डैनी की मां लगातार व्हाइट की प्लेट में खाना परोस रही
रही थी और बाद में उन्होंने एक बड़ा सा डब्बा पैक करके उसे घर ले जाने के लिए भी दे दिया। इस सबसे वाइट थोड़ा शर्मिंदा हो गया और अपनी पहले से सोची हुई सारी बातें उसे अंदर ही घूंटनी पड़ी। डैनी का परिवार वाइट के आने का कारण अच्छी तरह जानता था, इसलिए डैनी के पिता ने सीधे मुद्दे की बात करते हुए कहा कि उनके जैसे परिवार के लिए क्रॉस कंट्री रेस एक टीवी की तरह है, कोई रोजमर्रा की जरूरत नहीं। लेकिन अगर उनके 3 बेटे रोज 1 घंटे भी दौड़ते हैं तो वे 1 घंटे कम काम करेंगे, जिससे परिवार की आमदनी कम हो जाएगी। ये एक बहुत ही वास्तविक समस्या थी। वाइट उनकी मजबूरी समझता था, लेकिन वह इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। अगले दिन सुबह 4 बजे अंधेरे में ही तीनों भाइयों को काम के लिए उठा दिया गया। पर जब वे खेत जाने के लिए ट्रक में बैठे तो उन्होंने देखा कि वाइट पहले से ही ट्रक में उनका इंतजार कर रहा था। असल में वाइट पूरी रात नहीं सोया था और यही सोचता रहा था कि इन भाइयों की मदद कैसे की जाए। पूरी रात सोचने पर भी जब उसे कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने उनकी जिंदगी को करीब से समझने का फैसला किया और इस तरह वह उनके साथ खेतों में काम करने लगा। सुबह सूरज निकलने से लेकर दोपहर की चिलचिलाती धूप तक वो झुककर उनकी तरह एक एक करके खेत से पत्ता गोभी तोड़ता रहा। तीनों भाई बचपन से ही अपने घर वालों के साथ खेतों में काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें इतनी मेहनत की आदत हो चुकी थी। लेकिन वाइट के लिए ये काम जानलेवा साबित हो रहा था। सिर्फ आधे दिन में ही उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसकी कमर टूट गई हो। तभी तगड़ा डैनी फुर्ती से उसे जमीन पर लिटाता है और अपने हाथों की अच्छी मालिश से उसकी मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है। इसी पल वाइट को सच में एहसास हुआ कि इन बच्चों की जिंदगी कितनी मुश्किल है। इसलिए उसने डैनी के माता पिता से आंख बंद करके समर्थन मांगने के बजाय बीच का एक रास्ता निकाला। आपको बाद का समय चुनना होगा, हम बाद में ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है? जिस दिन हमें अच्छा खाना खाना हो उस दिन हमें जल्दी का समय चुनना होगा, लेकिन आप अब भी अपने पिता के सलाहकार बने रहेंगे। मैं आपके साथ मिलकर चुनूंगा, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो। बात यहाँ तक पहुंच चुकी थी तो डैनी के माता पिता के पास भी उन्हें रोकने की कोई वजह नहीं बची थी। तीनों भाई आखिरकार टीम में वापस आ गए। अगले 2 महीनों तक मैकफार्लेन टीम अजेय रही। उन्होंने एक के बाद एक कई मजबूत विरोधियों को हराया और यहाँ तक कि लोकल अखबारों की सुर्खियां भी बने। और जल्द ही स्टेट क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के पहले राउंड का दिन आ गया। ये रेस तय करने वाली थी कि क्या वे आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। स्टार्टिंग गन की आवाज के साथ ही सारे धावक तीर की तरह आगे निकल पड़े। उनके सामने कई बड़े बड़े पहाड़ खड़े थे। कभी इन्हीं बड़ी बड़ी ढलानों ने उन्हें बहुत शर्मिंदा किया था, लेकिन आज इन विशाल पहाड़ों का सामना करते हुए भी वे एकदम शांत थे। बादाम के छिलकों के ढेरों पर कई बार की गई चढ़ाई की प्रैक्टिस ने उनके पैरों की मांसपेशियों को मजबूत कर दिया था। अब उन्हें सिर्फ एक पहाड़ नहीं पार करना था, बल्कि अपनी गरीबी की दीवारों को भी तोड़ना था। थॉमस ने सबसे पहले बड़ी ढलान पार की, लेकिन फिनिश लाइन के पास वो अचानक फिसल कर गिर गया। फिर भी वो तेजी से उठा और पूरी ताकत लगाकर पागलों की तरह भागते हुए अंततः दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। लेकिन हालात अब भी ठीक नहीं थे, क्योंकि सिर्फ टॉप 4 टीमें ही फाइनल में जा सकती थी और उनकी टीम अभी किनारे पर अटकी हुई थी। जैसे जैसे रेफरी एक एक करके नतीजे सुना रहे थे, दूसरी टीमों की खुशी की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन मैकफार्लेन टीम की तो सांसें अटकी हुई थी। शुक्र है कि इस बार किस्मत ने कड़ी मेहनत करने वालों को निराश नहीं किया। इसे देखो, तुमने कर दिखाया। स्पेनिश मैकफार्लेन टीम ने स्टेट लेवल में जगह बना ली है। क्या तुमने सुना? हम स्टेट लेवल पर पहुंच गए हैं। वापस लौटते समय वाइट सीधे स्कूल नहीं गया, बल्कि उन्हें समुद्र तट पर ले गया, क्योंकि इन बच्चों ने अपनी जिंदगी में कभी समुद्र नहीं देखा था और ये समय उनका अपनी जीत का जश्न मनाने का था। हाँ, इस जीत ने पूरे कस्बे में एक नया जोश भर दिया। लोगों ने क्रॉस कंट्री टीम के लिए खुद से पैसे जमा करके उन्हें ज्यादा प्रोफेशनल टीम यूनिफॉर्म दिलवाई। साथ ही वाइट की बेटी के लिए एक शानदार बर्थडे पार्टी भी रखी। पार्टी के बाद विक्टर के अंकल ने अपने काफिले के साथ वाइट की बेटी को भी लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए पूछा। उनका इरादा उसे कस्बे का प्यार और जोश दिखाना था, लेकिन किसे पता था कि उस रात एक हादसा हो जाएगा। विक्टर के अंकल का सामना अपने पुराने दुश्मन गुंडों से हो गया। दोनों गुटों में जमकर लड़ाई हुई और इस दौरान वाइट की बेटी भी घायल हो गई। जब वाइट को खबर मिली और वो दौड़कर वहां पहुंचा तो देखा कि बेटी को सिर्फ हल्की चोटें आई है। दरअसल जब झड़प हुई तो टीम के लड़कों ने किसी परिवार की तरह उसे सुरक्षित रखा था, लेकिन फिर भी इस घटना ने वाइट को एक बात का एहसास दिला दिया था कि मैकफार्लेन जैसी जगह सुरक्षित नहीं है। अपनी बेटी की भलाई के लिए उन्हें किसी सुरक्षित और अच्छी सोसाइटी में चले जाना चाहिए। इससे पहले जैसे जैसे क्रॉस कंट्री टीम मशहूर होती जा रही थी, टीम के कोच के रूप में वाइट पर भी कई स्कूलों की नजर पड़ी थी। कई बड़े स्कूलों ने उन्हें अपने यहाँ नौकरी का ऑफर दिया था, इसलिए उनके मन में मैकफार्लेन छोड़ने का ख्याल आया था और इस घटना ने आग में घी का काम किया, जिससे उनका यहाँ से जाने का इरादा और पक्का हो गया। लेकिन इस समय उनकी पत्नी और बेटी ऐसा नहीं सोचती थी। इतने समय यहाँ रहने के बाद उन्हें लगता था कि यहाँ के लोग सिर्फ प्यार करने वाले ही नहीं बल्कि बहुत नेक भी हैं, जो हमेशा बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं। यहाँ तक कि जब बेटी मुसीबत में थी तो उन्होंने भी परिवार की तरह उसकी रक्षा की थी। अगर वे किसी दूसरी जगह चले गए तो शायद उन्हें ऐसे लोग फिर कभी न मिले। मुझे पता है कि ये बहुत ही मुश्किल फैसला है, लेकिन प्लीज इस बात को सिर्फ हमारी सुरक्षा से जोड़कर मत देखिए, क्योंकि मैंने घर में कभी इतना समय नहीं बिताया है। और जल्द ही फाइनल रेस का दिन भी आ गया। कस्बे के सारे लोग उन्हें विदा करने के लिए सड़क के किनारे इकट्ठा हो गए। यहाँ तक कि वो परचून की दुकान का मालिक, जिसने सालों से दुकान बंद नहीं की थी, उसने भी एक दिन की छुट्टी ले ली और बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए स्टेडियम जा पहुंचा। आज मैकफार्लेन टीम पूरे कस्बे की उम्मीदों का बोझ लेकर कैलिफोर्निया के सबसे बड़े सम्मान वाले मैदान की ओर बढ़ रही थी। ये उनकी सबसे कठिन लड़ाई होने वाली थी। मैदान में हर तरफ देश भर से आई हुई टॉप की टीमें नजर आ रही थी। डैनी फाइनल का इतना बड़ा नजारा देखकर नर्वस हो गया और वही उसे उल्टी आने लगी। भले ही विरोधी काफी मजबूत थे, लेकिन अपने परिवार वालों को यहाँ हौसला बढ़ाते
देखकर उनका सारा डर खत्म हो गया और स्टार्टिंग गन बजते ही सारे खिलाड़ी अपनी जिंदगी की सबसे तेज रफ्तार से दौड़े। लेकिन रेस शुरू होते ही हालात बिगड़ गए। जोस ने खुद को साबित करने के लिए शुरुआत से ही सबसे तेज दौड़ लगानी शुरू कर दी। हालांकि शुरू में वो काफी आगे निकल गया था, लेकिन कुछ ही देर में उसकी एनर्जी कम होने लगी और एक के बाद एक पीछे वाले धावक उसे पार करने लगे। उसके खोए हुए समय की भरपाई करने के लिए थॉमस को और भी तेज दौड़ना पड़ा। फिनिश लाइन के पास पहुंचते हुए थॉमस ने एक बार पीछे अपने विरोधियों की तरफ देखा। अब तक वो सबको पीछे छोड़ चुका था और ट्रॉफी उसके बिल्कुल करीब थी। लेकिन ठीक उसी वक्त उसके विरोधी ने अचानक अपनी रफ्तार बढ़ा दी। पहला स्थान पाने के लिए दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आखिर में थॉमस ने मामूली बढ़त के साथ पहली पोजीशन जीत ली। टीम के बाकी खिलाड़ियों का भी प्रदर्शन अच्छा रहा, सिवाय जोस के, जिसने शुरू में ही अपनी सारी ताकत लगा दी थी। वो ट्रेनिंग के समय से भी पूरे 1 मिनट से ज्यादा लेट हो गया था। इस स्कोर के हिसाब से उनका जीतना बहुत मुश्किल था। क्या वह आएगा? अब और इंतजार नहीं कर सकते। आपने देखा कोच, ये गोलम टोल डैनी जो हमेशा पीछे रह जाता था, उसने एंड वक्त पर अपनी जबरदस्त छिपी हुई ताकत दिखाई। उसने जोस के गवाए हुए समय की भरपाई कर दी और टीम की जीत के लिए एक उम्मीद की किरण जगा दी। असल में डैनी हर रेस में चुपचाप बेहतर होता जा रहा था। बस बात ये थी कि पहले सबकी नजरें थॉमस पर होती थी और किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। इस बार रेस में जब उसने देखा कि टीम मुश्किल में है, तो उसे पता था कि अगर वो फिर से आखिरी नंबर पर आया तो उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं बचेगा। इसलिए उसने अपनी जी जान लगा दी और 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। इस पल उसने अपने काम से साबित कर दिया कि वो टीम पर कोई बोझ नहीं है और जल्द ही रिजल्ट सुनाने का वक्त आ गया। हर कोई बहुत नर्वस था। गांव से आई खेतों में काम करने वाले बच्चों की इस टीम ने सच में एक चमत्कार कर दिखाया था। उन्होंने कैलिफोर्निया क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का पहला स्टेट टाइटल जीत लिया था और आने वाले सालों में मैकफार्लन नाम का डंका बजता रहा। उन्होंने कुल मिलाकर 9 स्टेट चैंपियनशिप जीती। फिल्म के अंत में व्हाइट ने बड़े प्राइवेट स्कूल के मोटी सैलरी वाले ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने हमेशा के लिए इसी गरीब लेकिन जिंदादिल मैकफार्लन में रहने का फैसला किया और अपने बच्चों के साथ मिलकर अगला चमत्कार करने की ठानी। ये एक सच्ची कहानी है। कोच व्हाइट ने साल 2003 तक कोचिंग की और फिर रिटायर हुए और थॉमस समेत टीम के 7 खिलाड़ियों ने कॉलेज में पढ़ाई पूरी की। बाद में उनमें से कोई टीचर बन गया तो कोई पुलिस वाला। जोस लॉस एंजल्स टाइम्स में रिपोर्टर बन गया और उसे छोड़कर बाकी सभी लोग मैकफार्लन में ही बस गए। वे सभी अपने अपने तरीके से उस जमीन की सेवा कर रहे हैं जिसने उन्हें पालपोस कर बड़ा किया। पूरी फिल्म का सबसे गहरा संदेश यही है कि आखिर लंबी दौड़ ने ही इस गरीब कस्बे की किस्मत क्यों बदली। न कोई इंडस्ट्री, न कोई टेक्नोलॉजी, बल्कि एक सबसे साधारण खेल ने। क्योंकि ये मैक्सिकन प्रवासियों के बच्चे बचपन से ही खेतों में दौड़ रहे थे। इतने सालों तक इस बंजर जमीन पर की गई कड़ी मेहनत ने उन्हें कभी हार न मानने वाला एक मजबूत इंसान बना दिया था और यही चीज लंबी दौड़ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। फिल्म में जोस ने एक कविता लिखी थी, जब हम दौड़ते हैं तो हम भगवान बन जाते हैं। यही इस फिल्म की असली आत्मा है। ये बताती है कि कैसे दौड़ने ने उन्हें उनका सम्मान और ताकत दी। दौड़ने से उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि गरीबी और उनकी पैदाइश किसी इंसान की कीमत तय नहीं कर सकते। फिल्म ऊपर से देखने में एक प्रेरणादायक कहानी लगती है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ कामयाबी की बात नहीं है। ये अमेरिका के उन गरीब इलाकों की सच्चाई दिखाती है जिन्हें अमेरिकन ड्रीम के दौर में भुला दिया गया था। मैकफार्लन के इन बच्चों की किस्मत पहले से तय थी कि 10 साल की उम्र से काम करो, पढ़ाई के बाद खेतों में लग जाओ या फिर जेल चले जाओ। क्रॉस कंट्री रनिंग ने उन्हें सिर्फ अपनी गरीबी से ही बाहर नहीं निकाला, बल्कि उन्हें एक इंसान के रूप में अपनी खोई हुई इज्जत वापस दिलाई। फिल्म सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, बल्कि ये कोच व्हाइट की खुद की खोज और एक बेहतर इंसान बनने की कहानी भी है। वो शुरू में जहां यहां से भागना चाहते थे, वहीं अंत में उन्होंने यही रुकने का पक्का फैसला किया और अपने छोटे से कमरे में रखे मेडल्स को जिंदगी के एक बड़े मकसद में बदल दिया। यहाँ रुकने और इसे बेहतर बनाने की उनकी ये सोच सिर्फ ऊंचा, तेज और मजबूत बनने वाली दुनिया की दौड़ के लिए एक तगड़ा तमाचा थी। फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा ट्रॉफी जीतने वाला पल नहीं था, बल्कि डैनी जैसे एक कमजोर खिलाड़ी का फाइनल में अपनी हदें पार करना और आखिर में जीत का हीरो बन जाना था। ये सीन स्पोर्ट्समैनशिप के असली मतलब को दिखाते हैं, जो कि खुद से आगे निकलना है। दौड़ना ही उनके लिए निराशा से लड़ने और अपनी किस्मत खुद लिखने का इकलौता तरीका था। मैं